हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। हम लोग फ़िलहाल इस लेक्चर में पावर बैलेंस इक्वेशन के बारे में देखेंगे डीसी मशीन के, कि कौन कौन सा पावर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है डीसी मशीन में, और उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। मीन्स जब भी हम डीसी मशीन की बात करते हैं तो डीसी मशीन में इनपुट पावर, आउटपुट पावर, ईच एंड एवरी कंडीशन, तो हम लोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के केस में हम इसी इक्वेशन से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द पावर बैलेंस इक्वेशन इन द एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में पावर बैलेंस सिस्टम जो आप पढ़ते हैं दैट इज इनपुट इज इक्वल टू, जब भी आप किसी सिस्टम में इनपुट दे रहे होते हैं तो आपको कुछ आउटपुट मिलता है, प्लस आपको पता है कि कोई भी आइडियल मशीन होता नहीं है, आप जितना इनपुट दें उतना आउटपुट मिल जाए। तो कुछ आउटपुट होता है, बाकी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कुछ आउटपुट होता है, कुछ लॉस हो जाता है। दिस इज द आइडियल पावर बैलेंस इक्वेशन। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। वी कैन राइट हियर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉस। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा आगे। ये हमारा एक बेहतर पावर बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि एक यदि हमारे पास जनरेटर है, क्या है, जनरेटर है, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी लेता है। कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लेता है इनपुट में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है कहाँ, आउटपुट में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है आउटपुट में, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। फाइनली यहाँ मैकेनिकल एनर्जी दे रहे होते हैं, तो आउटपुट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, क्या वो इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी के बराबर होता है? वो चीज़ हम इस बैलेंस इक्वेशन से देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप इस बैलेंस इक्वेशन को जब इधर से देखेंगे, पावर बैलेंस इक्वेशन को इधर से देखेंगे, तब आपको जनरेटर का एक्शन दिखेगा, और जब आप इधर से देखेंगे तब आपको मोटर का एक्शन दिखेगा। जैसे अगर आप इधर से चल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, जनरेटिंग एक्शन। अगर आप इसी को उल्टा देखिए कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और फिर ये आपका क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, तो मोटरिंग एक्शन। ठीक है ना। तो जनरेटिंग और मोटरिंग एक्शन एक ही मशीन में हम दोनों देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रिकल। तो इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो जनरेटिंग एक्शन, और यहाँ से इधर चलेंगे तो मोटरिंग एक्शन। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, जनरेटिंग एक्शन में क्या होता है कि जो हम लोग जनरेटर होता है, जनरेटर पे कुछ शाफ्ट लगा होता है, मैकेनिकली हम उसको कनेक्ट करते हैं, और जब हम शाफ्ट को कनेक्ट करके घुमाते हैं तो ये जनरेटर को क्या कर रहा होता है, ये शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट को घुमा रहा होता है। ये एक्सटर्नल कहीं से भी हम इसको मैकेनिकली कपल करके जब घुमाते हैं जनरेटर को, तो जनरेटर का शाफ्ट जो घूमता है वो आर्मेचर को घुमा रहा होता है, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो घुमा रहा होता है, तो जिस स्पीड से हम बाहर शाफ्ट पे जो स्पीड होती है, वही सेम स्पीड हमारी आर्मेचर में नहीं होती। इसका कारण क्या होता है, कुछ स्पीड फ्रैक्शन की वजह से लॉस हो जाता है, कुछ विंडेज लॉस की वजह से, जो एयर द्वारा फ्रैक्शन उसको दिया जाता है, इन दोनों के द्वारा लॉस हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल लॉसेस। और डीसी मशीन में हम लोग एडी करंट, हिस्टेरिसिस लॉसेस, इन सब को रोटेशनल लॉसेस के अंतर्गत ही रखे हैं फिलहाल यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है कि आर्मेचर पे जो होने वाला लॉस है वो रोटेशनल लॉसेस, फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस, स्ट्रे लोड लॉसेस। स्ट्रे लोड लॉसेस इसके बारे में बताएंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट लॉसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर जब हम साफ्ट पावर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से हम रोटेशनल लॉसेस को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है कि टोटल कितना जनरेट हुआ आर्मेचर पर पावर, और आर्मेचर पे डेवलप पावर हमें मिल गया। अब आर्मेचर पे जो पावर डेवलप होता है वो पूरा का पूरा हमारे लोड को नहीं जाता इन केस ऑफ जनरेटर। क्यों नहीं जाता, क्योंकि आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, फील्ड्स का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसमें कुछ कॉपर लॉस होता है। दैट्स वाई हम इसमें से यदि कॉपर लॉस माइनस कर दें, अब जितनी बची हुई एनर्जी है वो हमारा आउटपुट पे जा रहा है, टर्मिनल पे जा रहा है। तो फाइनली ये चीज़ हमारा क्या है, डीसी मशीन में आपने देखा कि सबसे पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया तो कुछ रोटेशनल लॉस में गया, उसके बाद जनरेटेड ईएमएफ आया, जनरेटेड पावर आई, फिर उसमें से कुछ कॉपर लॉस हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल लॉस हुआ। अब उसके बाद हमें फाइनली आउटपुट मिला। मतलब इतने लॉसेस के बाद तो आपको जाकर के आउटपुट फाइंड आउट हुआ, यहाँ से मिल सका फिलहाल आउटपुट। तो आप देख पा रहे हैं कि इनपुट आपने जो दिया उसमें से अगर आप लॉसेस को माइनस करेंगे तभी आपको आउटपुट मिल रहा है। ये चीज़ इससे भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब यही चीज़ अगर अपोजिट देखें तो हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे मोटर के केस में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा और कुछ कॉपर लॉस होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से कॉपर लॉस माइनस कर देंगे
तो जितना पावर होगा वो आर्मेचर पे जाएगा, जिसको हम ई इंटू आई ए मतलब बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट लिखते हैं, आर्मेचर पे जाएगा। अब जब आर्मेचर पे वो पावर जाएगा तो आर्मेचर द्वारा ये मैकेनिकल पावर डेवलप किया जाएगा, दैट इज टी इंटू ओमेगा। अब वो शाफ्ट को आर्मेचर को रोटेट करना शुरू करेगा और आर्मेचर को जब रोटेट कराएगा तो वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, शाफ्ट पावर पे जाएगा, रोटेशनल लॉसेस माइनस हो करके, ठीक है ना। जैसे ही हम उसमें से रोटेशनल लॉसेस माइनस करेंगे हमें शाफ्ट पावर मिल जाएगा। देखिए, रोटेशनल लॉसेस, फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस एंड स्ट्रे लोड लॉसेस। कॉपर लॉस का मतलब रेजिस्टेंस और करंट की वजह से, मतलब रेजिस्टेंस जब किसी भी बॉडी में होता है और वहाँ करंट फ्लो कर रहा होता है तो I²R जो लॉसेस हो रहा है ये हमारा कॉपर लॉस कहलाता है। कॉपर लॉस हमारा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, PCU स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है करंट के। आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर कॉपर लॉस, शंट फील्ड की वजह से शंट फील्ड में कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड की वजह से सीरीज फील्ड में कॉपर लॉस। और ये ब्रश ड्रॉप है, किसकी वजह से, ब्रश की वजह से, VBD ये ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है, उसमें आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर लॉस आपको मिल जाएगा। तो ये कम्प्लीटली हमारा जो है कॉपर लॉस है। फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस, जब भी कोई मशीन किसी बॉडी से टच होकर के जरा सा भी चलता है तो किन्हीं भी दो बॉडी के सरफेस की वजह से, सरफेस के टच की वजह से वो दोनों एक दूसरे की स्पीड का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, दिस इज द फ्रैक्शन लॉसेस। उसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन लॉसेस। उसके बाद होता है एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस। क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर पर जो सप्लाई होती है वो AC होती है, AC होने की वजह से वहाँ एक आपका जो है फ्लक्स डेवलप होता है, आर्मेचर फ्लक्स डेवलप होता है, जो अल्टरनेटिंग नेचर के करंट की वजह से कंटिन्यूस अपने डायरेक्शन को, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, उसको रिवर्सल उसमें होता है फिलहाल। तो रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो रिवर्सल ऑफ आपको फ्लक्स देखने को मिलता है, जो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, उसकी वजह से जो एनर्जी लॉसेस होता है दैट इज हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है ना। मैंने आपको बता रखा है, अभी मैग्नेटिक सर्किट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ और डिटेल बताएंगे हिस्टेरिसिस लॉसेस कैसे होता है, और उसको समझाने के लिए हम लोग हिस्टेरिसिस लूप का अच्छे से सहारा लेंगे। PLL स्ट्रे लोड लॉसेस, इन सब के अतिरिक्त जितने भी लॉसेस होते हैं जो करंट के प्रोपोर्शनल होता है हमारा मशीन में, दैट इज द स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक है ना। इसको हम लोग मैकेनिकल लॉसेस के साथ ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे मैं आज छोड़े जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि ब्रश ड्रॉप जो वोल्टेज होता है VBD, पावर ड्रॉप, पावर लॉस नहीं, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये हमेशा आप देखते हैं मशीन में कांस्टेंट होता है। जो ब्रश ड्रॉप होता है वो हमेशा मशीन में आपको देखने को मिलता है, कांस्टेंट होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी लिया जाता है हमेशा मशीन में वो कांस्टेंट होता है, चाहे लोड को आप घटाएं या बढ़ाएं। कभी भी आपने देखा कि कभी कोई क्वेश्चन आपने लगाया हो और ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट दिया हो और अगर कह दिया हो हाफ लोड पे मशीन का 1 वोल्ट ब्रश ड्रॉप है और फुल लोड पे हमें बताइए ब्रश ड्रॉप कितना हो जाएगा, या और लॉसेस या और फैक्टर कैलकुलेट करते वक्त कहीं आपने ब्रश ड्रॉप को चेंज किया हो? कभी नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं करते। मतलब ब्रश वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट। व्हाई? इसका रीज़न क्या है? आप इसका आंसर हमें ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बाकी हम फिर अगले वीडियो में इसको आपको जो है एक्सप्लेन कर देंगे कि ब्रश ड्रॉप हमारा फिक्स क्यों होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये सारे लॉसेस हमें देखने को मिल गए। एडी करंट लॉस क्या होता है भाई? एडी करंट लॉस जो होता है ये हमारा जब हम बात करते हैं कि जब कहीं पर जो है फिलहाल किसी कोर में EMF इंड्यूस्ड होता है और वो कोर अपने आप में एक क्लोज पाथ कंप्लीट कर रहा होता है, तो वहाँ स्मॉल छोटी छोटी सर्कुलेटिंग करेंट्स आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोर है, हमने ले लिया, अब इसमें EMF प्रोड्यूस हो गया, उस EMF को हम कहीं बाहर नहीं ले पा रहे हैं और हर जगह शॉर्ट सर्किट हमें दिख रहा है। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट आएंगे जो थोड़ी देर के लिए डेवलप होंगे और हीट में कन्वर्ट होकर के लॉस हो जाएंगे। इनको हम कहीं यूज में नहीं ले सकते। आगे चल के फिलहाल जब मेजरमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका जो है यूज एडी करंट डैम्पिंग वगैरह में किया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ से मशीन में हम कहीं यूज में नहीं ले सकते। तो ये क्या होता है, ये मशीन में हीट बढ़ाने का काम करता है, मशीन को गर्म करने का काम कर रहा होता है, एनर्जी लॉस हो रहा है मशीन में। अब इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोर को पतले पतले पीसेस में काट के लैमिनेट करके तब यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कोर बढ़ जाता है, कोर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, करंट हमेशा, रेजिस्टेंस हमेशा करंट का अपोज करता है, चाहे वो एडी करंट हो चाहे कोई भी करंट हो। तो जब इस सरफेस का पूरा रेजिस्टेंस बढ़ गया इसको लैमिनेट करने की वजह से, तो इसमें क्या होगा, एडी करंट आपका कम से कम होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, एरिया जो है, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, वो पतले पतले पीसेस में कट जाता है, तो वॉल्यूम कम होते ही जो आपका इतना हैवी जो इसको क्लोज पाथ मिल रहा था वो नहीं मिलने पाएगा, जिसकी वजह से आपका एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एडी करंट लॉस ये सर्कुलेटिंग एक टाइप का करंट होता है जो मशीन में हीट डेवलप करता है। इसको कम करने के लिए सर्किट को पतले पतले पीसेस में हम लोग कट करके उसको लैमिनेट करते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसका BH कर्व क्या हो, पतला हो, ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथेड ना हो, ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा BH कर्व फिलहाल जो है उसकी ब्रेड्थ ज़्यादा ना हो। पतले BH कर्व वाले मटेरियल से हम लोग मशीन को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो एडी करंट लॉस इससे हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों बात समझ में आ गई। बचा फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस। फ्रैक्शन और विंडेज लॉस, फ्रैक्शन लॉस को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं, हर जगह घर में, गांव में कोई भी छोटी मशीन है तो वहाँ आप देखते हैं कि जहाँ बियरिंग वगैरह होती है वहाँ ऑयल डालते हैं। इसका कारण क्या होता है, फ्रैक्शन को कम करना। विंडेज लॉस, विंडेज लॉस कम करने के लिए जो हमारे पास फ्लाई व्हील वगैरह होता है उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा होता है कि अगर एयर उसमें फंस रहा है किसी भी तरीके से तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ऐसा हो, जालीनुमा हो, कि उस पर एयर ज़्यादा, फिलहाल एयर प्रेशर ना हो, तो विंडेज लॉस को कम किया जा सकता है। कॉपर लॉस को कम करने के लिए, चूँकि हम करंट को यूजफुल करंट से तो कम कर नहीं सकते, जितनी रिक्वायर्ड करंट है उससे लो तो जा नहीं सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम ऐसे मटेरियल, ऐसे कंडक्टर का प्रयोग करें उसमें मशीन में जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। उस केसेस में क्या होगा कि आप कॉपर लॉस को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, पावर फ्लो इक्वेशन आपने देख लिया। अब इसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से मोटर और जनरेटर का आउटपुट क्या होता है, शाफ्ट पावर क्या होता है, आर्मेचर पावर क्या होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो मोटर या जनरेटर दोनों के लिए शाफ्ट पावर, आर्मेचर पावर क्या क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जहाँ आपको डाउट हो आप कमेंट करिएगा। ध्यान दीजिए, एडी करेंट, हिस्टेरिसिस लॉस मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट में इतना अच्छा क्लियर कर दूंगा कि आपको फिर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। क्योंकि मशीन में हम इसको उतना डिटेल ले नहीं सकते, इसलिए हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, सेपरेटली एक्साइटेड एक मशीन ले लेते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन ले लेते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन मतलब डीसी मशीन ले लिए हैं, मोटर और जनरेटर होगा हमारे पास। इसका हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ RA होगा, यहाँ EG होगा, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज V होगा। अब आपको पता है इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा भाई, EA = V प्लस IARA। ब्रश ड्रॉप को हम नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं, ब्रश ड्रॉप इज नेग्लेक्टेड, ब्रश ड्रॉप को हम लोग नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। देखिएगा अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है EA = V प्लस IARA, अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों पक्षों में IA से मल्टीप्लाई कर दीजिए, EA IA, ये जनरेटर का केस है, ये जनरेटर है, ध्यान रखिएगा, EA IA V IA प्लस IA² RA। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर पावर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे आर्मेचर पावर, आर्मेचर पावर।
वी आई ए को हम बोलेंगे लोड पावर या टर्मिनल पावर। जो हमारे पास आउटपुट पावर है इसी को हम बोलेंगे आउटपुट पावर, इसी को हम बोलेंगे आउटपुट पावर। जनरेटर के केस की हम बात कर रहे हैं। और आई ए स्क्वायर आर ए, इसको हम बोलेंगे आर्मेचर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर में जो होने वाला क्या है, कॉपर लॉस होने वाला है। तो ये हमारे पास क्या है कि जब भी कभी मशीन में कैलकुलेशन की बात आती है तो फिलहाल बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे निकालें, गलती कर लेते हैं फॉर्मूला रखने में, कब कैसे लोड पावर निकलेगा, कैसे आर्मेचर पावर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर पावर आपने जनरेटर के केस में निकाल लिया कि आर्मेचर पे कितना पावर प्रोड्यूस हुआ। अब मोटर का केस देखते हैं। किसका? मोटर का केस। आर्मेचर करंट इंटर करेगा, ये हमारे पास ई ए आर ए, यहाँ हमारे पास वी होगा, ठीक है। तो V माइनस आई ए आर ए माइनस ई ए इज इक्वल टू 0। तो मतलब आप यहाँ V इज इक्वल टू लिखेंगे आई ए आर ए प्लस ई ए आई ए। ई सिर्फ इसलिए आप दोनों पक्षों में आई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर भी। तो V आई ए स्क्वायर आर ए प्लस ई ए आई ए। अब यहाँ पर भी सेम कहानी, यहाँ वी आई ए जो है, वी आई ए जो है ये आपका हो गया इनपुट पावर। क्या? इनपुट पावर, मोटर में इनपुट पावर है। ई ए आई ए आर्मेचर में डेवलप पावर, आर्मेचर पावर। और आई ए स्क्वायर आर ए, आई ए स्क्वायर आर ए आर्मेचर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि आर्मेचर कॉपर लॉस, सारी चीज़ें आपने देख लिया। जनरेटर के केस में आर्मेचर पावर, अब ध्यान दीजिएगा मोटर के केस में जो ये आर्मेचर पावर है यही हमारा डायरेक्टली मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है। ये आई ए इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं टी इंटू ओमेगा, ठीक है ना। ये आई ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, टी इंटू ओमेगा। तो फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिला कि मशीन में किस तरीके से, डीसी मशीन में मोटर हो या जनरेटर, दोनों के केस में किस पावर को हम इनपुट पावर बोलते हैं, किसको आर्मेचर पावर बोलते हैं और किसको कॉपर लॉस आर्मेचर लॉस बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आपको फिलहाल आगे दिक्कत ना हो जब आप इस पर न्यूमेरिकल्स लगाएं। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग बहुत अच्छा न्यूमेरिकल डील करने वाले हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, इसके बाद हम लोग चलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र देखते हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र देखते हैं कि क्या होता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर इन द डीसी मशीन, मोटर और जनरेटर के केस में। चलिए देखते हैं फिलहाल कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। डीसी मशीन में जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या होता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, किस कंडीशन में डीसी मोटर हो या जनरेटर वो मैक्सिमम पावर अपने आउटपुट को ट्रांसफ़र करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की बात करते हैं। हमने एक जनरेटर का फिगर ले लिया, यहाँ जो आउटपुट होगा यहाँ पे मिलेगा V इंटू आई ए। इनपुट जो होगा यहाँ मैकेनिकल टर्म में दिया जाएगा जो डायरेक्टली हमारा ई ए इंटू आई ए आपको दिखेगा आर्मेचर के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं किसका, आउटपुट पावर का, P आउटपुट पावर V इंटू आई ए। V की वैल्यू क्या होती है, ई ए माइनस आई ए आर ए। हमने उठा के पुट कर दिया इक्वेशन में, आपको देखने को मिला फार्मूला ये हो गया आपका क्या, आर्मेचर पावर माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस। मतलब आर्मेचर पावर में से आर्मेचर कॉपर लॉस आप माइनस कर देंगे तो आपको आउटपुट पावर मिल जाएगा। अब फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर हमें इसको आउटपुट और आर्मेचर करंट के रिस्पेक्ट में इसको हमें क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट इक्वेट करके जीरो कर देना है। तो हम इसको आर्मेचर करंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट करके जीरो करेंगे तो आई ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ई ए अपान टू आर ए। फाइनली हमारे पास जो ये इक्वेशन है V इज इक्वल टू ई ए माइनस आई ए आर ए, उसमें हम आई ए की वैल्यू रख देंगे। V इज इक्वल टू ई ए माइनस आई ए आर ए।
आई की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे EA/2R, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज का हाफ आपको मिल रहा है। क्या? टर्मिनल वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज का हाफ मिल रहा है। इसका क्या मतलब? एक जनरेटर के लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जनरेटर में जो टर्मिनल पर वोल्टेज होना चाहिए वो इंड्यूस्ड वोल्टेज का क्या होना चाहिए? एटलीस्ट आधा होना चाहिए। टर्मिनल पर जो हमें वोल्टेज मिले वो इंड्यूस्ड वोल्टेज का आधा होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे इफिशियंसी अगर हम देखेंगे तो आउटपुट अपान इनपुट V इंटू आई ए, E इंटू आई ए, मतलब E ए यहाँ पे होगा जनरेटेड। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट अपान इनपुट है। V की जगह पे हम लिख सकते हैं, इसका कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दें EA/2, तो आपको देखने को मिलेगा कि इफिशियंसी जो होती है जनरेटर की, डीसी जनरेटर की, वो कितनी होती है? 50%। मतलब जनरेटर की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 50% है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जनरेटर की इफिशियंसी 50% है। कंडीशन क्या है? टर्मिनल वोल्टेज शुड बी द इक्वल टू द हाफ ऑफ जनरेटेड वोल्टेज। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, टर्मिनल वोल्टेज शुड बी द इक्वल टू द हाफ ऑफ जनरेटेड वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट पावर जो होता है EA इंटू आई ए, हमने यहाँ बना रखा है मोटर को। यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रही है, जो आर्मेचर में पावर होगा वही हमारा आउटपुट पावर होगा। तो हम यहाँ पे हमने आउटपुट पावर इज इक्वल टू EA आई ए लिखा। ए की जगह पे हमने EA, मतलब यहाँ EB हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने V माइनस आई ए आर ए, मतलब EA इज इक्वल टू V माइनस आई ए आर ए जो फॉर्मूला है पुट डाउन किया। उसके बाद हमें मिला इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस। अगर इनपुट पावर में से कॉपर लॉस माइनस करेंगे वही हमारा आर्मेचर पे पहुंचेगा, दैट इज आउटपुट पावर इन केस ऑफ मोटर। अब इसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में इक्वेट करके जीरो कर देंगे, तो V माइनस ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा IA इज इक्वल टू V/2RA। और आप देखेंगे EA इज इक्वल टू V माइनस IARA, EA इज इक्वल टू V माइनस IARA। यहाँ IA की वैल्यू पुट करिए तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो बैक EMF है, इसको हम बोलते हैं मशीन में, मोटर के केस में बैक EMF शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। बैक EMF शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अगर आप चाह रहे हैं कि मोटर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो तो बैक EMF क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। इफिशियंसी देखेंगे, सिमिलरली इसकी भी इफिशियंसी 50%, मीन्स मोटर या जनरेटर दोनों की इफिशियंसी क्या होती है? 50% होती है। नोटेड पॉइंट क्या इसमें आपको याद रखना है? नोटेड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इफिशियंसी चाहे मोटर की हो या जनरेटर की, कितनी होगी? 50%। कब? इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? जनरेटर के लिए होना चाहिए, ये जनरेटर के लिए होता है, फॉर जनरेटर, और EB इज इक्वल टू V/2 फॉर मोटर। और मैक्सिमम इफिशियंसी इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा, जनरेटर बराबर मोटर बराबर परसेंटेज में बराबर 50%। ये हमेशा नहीं होगा, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा होगा उस कंडीशन में क्या होगी इफिशियंसी मोटर और जनरेटर की। तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। जैसे नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ़िलहाल एक डीसी मशीन है, ठीक है ना, एक डीसी मशीन है जिसमें 230 वोल्ट जिसको अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका बैक EMF क्या होगा फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। एक क्वेश्चन आपको मैं बोलूँ कि एक डीसी मशीन है, मतलब मोटर है, उसको 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है, तो कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम पावर बैक EMF कितना होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र? तो ऑब्वियस सी बात है इसका आधा होना चाहिए, है ना। अप्लाइड वोल्टेज, बैक EMF हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का आधा होता है। तो फिर इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका बैक EMF आएगा EB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 115 वोल्ट। मतलब कह रहा है कि एक डीसी मशीन है जिसमें अप्लाइड वोल्टेज 230 वोल्ट है, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बैक EMF। मीन्स ये मोटर की बात कर रहा है,
तो मोटर की बात कर रहा है, मतलब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, EB इज इक्वल टू V/2 आप लगाएंगे तुरंत आप बता देंगे 115 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो है ना इसमें मशीन में मैंने अच्छे से बताया आपको। अभी यहाँ पे आपको कहीं पर भी डाउट्स हो तो आप उस डाउट्स को अपने शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, फ़िलहाल हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे फ़िलहाल। तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।